हेलो एवरीवन, मैं शशांक शर्मा। मैंने जून 2019 का CSIR नेट क्वालिफाई किया है, जिसमें मेरा सब्जेक्ट था केमिकल साइंस और मेरी रैंक 51 थी। तो इससे पहले मेरा जो BSc था, BSc मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ललितपुर से किया हुआ था, जो कि एफिलेटेड है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से, और मेरा MSc बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से 2016 में हुआ था। मैं अभी आइसर भोपाल से PhD कर रहा हूँ। मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से अपने CSIR नेट जो मैंने क्वालिफाई किया है उसकी स्ट्रेटजी के शेयर करने वाला हूँ, और उसमें मैंने क्या क्या गलतियाँ की हुई थी और क्या वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे जिससे मैं CSIR नेट क्वालिफाई किया है, बुक लिस्ट क्या थी, उन सबको मैं शेयर करने वाला हूँ। तो पार्ट ए में आप 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन 15 अटैम्प्ट कर सकते हैं। पार्ट बी और पार्ट सी में, जो पार्ट बी होता है वो उसमें टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। और पार्ट सी में टोटल क्वेश्चन हो गए हैं 60, तो उसमें से आपको 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। पार्ट बी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और पार्ट सी हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो इसमें जब आप लोग पार्ट बी करेंगे, तो चूँकि मेरा एकेडमिक स्ट्रॉन्ग था तो उस वजह से मुझे पार्ट बी में उतनी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी। और पार्ट सी जो एक्चुअल में अभी जो आ रहे हैं उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन जो रिसर्च पेपर के ऐड किए जाते हैं, तो उसके लिए एक अलग से वो क्वेश्चन टफ़ ही माने जाते हैं, क्योंकि अगर उस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आप लोग उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको रेफरेंस बुक काफ़ी पढ़नी पड़ेंगी। उस पर मैं थोड़ी देर में आऊँगा कि कौन कौन सी रेफरेंस बुक आपको पढ़नी चाहिए। और पार्ट सी में किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने कौन कौन सी बुक्स प्रेफर की हुई थी। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि कभी बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो पूछते हैं कि इसके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए। तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग को अपनी स्ट्रेंथ देखनी है और वीकनेस देखनी है कि आप लोग किस में स्ट्रॉन्ग हैं और किस में वीक हैं। तो जब आप शुरुआत कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन की, क्योंकि ये जो केमिकल साइंस का एग्ज़ाम होता है वो हर एक 6 महीने में होता है, तो आपको 6 महीने का वक्त मिलता है। तो आप अगर किसी पोर्शन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो उसको बाद में पढ़िए, और किसी में वीक हैं तो उसको आप शुरुआत से, जैसे जून आप दिसंबर का पेपर देने वाले हैं तो दिसंबर के पेपर में आपको जुलाई से ही स्टार्ट कर देना है, और अगर जून का पेपर देने वाले हैं तो आपको जनवरी से ही स्टार्ट कर देना है। तो जनवरी में आप वो पोर्शन उठाइए जो आपको टफ़ लग रहे हैं, तो आप शुरुआत उनसे ही कीजिए। तो जब आप शुरुआत उनसे करेंगे तो आप एट द एंड जब आप उसको रिवाइज करेंगे बार बार तो आपको वो भी स्ट्रॉन्ग लगने लगेंगे। ठीक है, फिर आप अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन पे आइए। जैसे जून का देना है तो आप लोग मार्च के टाइम पे उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और किस तरीके से पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि एनालिसिस किस तरीके से करनी है। आपको पेपर की एनालिसिस करनी है कि पिछले 10 साल में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएं आपको उन पे ही फोकस करना है, और जिनसे कम पूछे जा रहे हैं उनको आप लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करिए, खुद से बाद में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो अगर आप फिज़िकल बैकग्राउंड के हैं, ऑर्गेनिक बैकग्राउंड के हैं, इनऑर्गेनिक बैकग्राउंड के हैं, तो आप तीनों को इक्वली वेटेज दीजिए, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। लेकिन आप किन्हीं दो, फिज़िकल इनऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक फिज़िकल से भी CSIR नेट केमिकल साइंस का पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कोई 2 पोर्शन आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आपको तीनों इक्वली पढ़ने हैं। तो मैं टॉपिक पे आता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड था वो फिज़िकल केमिस्ट्री था। MSc मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री में की हुई थी। तो मैं टॉपिक वाइज आ रहा हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। सिर्फ आप, अगर मैंने जो एनालिसिस की हुई थी उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको सीरियल वाइज उन टॉपिक के नाम बताऊँगा, बुक रिकमेंड करूँगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ क्वांटम केमिस्ट्री पे। तो क्वांटम केमिस्ट्री के लिए मैक क्वेरी और RK प्रसाद
द बेस्ट बुक फॉर क्वांटम केमिस्ट्री। मैंने आर के प्रसाद और मैक क्वेरी से पढ़ा हुआ था क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री में अब लगभग 16 से लेके 20 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। उसके बाद मैं आता हूँ केमिकल काइनेटिक्स पे। तो केमिकल काइनेटिक्स के लिए लैडलर की बुक काफ़ी अच्छी है, लैडलर है सर। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर, ये टॉपिक आप लोगों को सही से पढ़ने हैं। उसके बाद आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए पुरी शर्मा पठानिया और बार्डन फागनर सफिशिएंट है। अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है तो आप लोग पहले पुरी शर्मा पठानिया को ही प्रेफर करिए। थर्मोडायनेमिक्स के लिए आप लोग पुरी शर्मा पठानिया को प्रेफर कर सकते हैं और उसके बाद ग्लासस्टोन को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं आप लोगों को? टॉपिक अगर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए स्ट्रॉन्ग करने हैं और जो नंबर ऑफ मार्क्स जिससे ज़्यादा आते हैं तो वो हो गया क्वांटम केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स एंड ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी के लिए मैंने के वीरा रेड्डी बुक प्रेफर की हुई थी। उसके बाद सॉलिड स्टेट के लिए आप लोग NCERT की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट से 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन और मैक्सिमम 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आता हूँ। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेम्स हुई की बुक, जेडली, हाउसक्राफ्ट बुक प्रेफर की हुई थी। ठीक है, तो अब इसमें भी टॉपिक्स हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे भी मैंने टॉपिक वाइज किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई थी, कौन कौन सी बुक फॉलो की थी। तो मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए अजय कुमार बुक प्रेफर की हुई थी, बायो इनऑर्गेनिक के लिए अजय कुमार बुक प्रेफर की हुई थी और एसिड बेस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट के लिए भी अजय कुमार की बुक प्रेफर की हुई थी। अब आते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक के ही ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री पे है। तो ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री के लिए AJ इलियास एंड BD गुप्ता, ये दोनों ऑथर सेम ही है एक ही बुक के। तो ऑर्गेनोमेटलिक के लिए BD गुप्ता एंड AJ इलियास की बुक मैंने प्रेफर की हुई थी। उसके बाद लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स तो मैंने अपने BSc की बुक से ही प्रेफर किया था। तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड इतना टफ टॉपिक नहीं है, तो आप लोग इनको भी कर सकते हैं। एंड देन केमिकल बॉन्डिंग एंड मेन ग्रुप एलिमेंट मैंने जेडली से पढ़ा हुआ था। एंड आप लोग हाउसक्राफ्ट से भी कुछ देख सकते हैं, जैसे OMC था तो BD गुप्ता के अलावा मैंने थोड़ा बहुत मिसलर एंड टार से भी देखा हुआ था और हाउसक्राफ्ट से मिसलर एंड टार से थोड़ा बहुत एसिड बेस भी देखा हुआ था। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द बेस्ट बुक इज़ क्लेडन एंड कैरोथर एंड जेरी मार्ज भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। सो क्लेडन से ही कुछ टॉपिक आपको देखने हैं। तो ऑर्गेनिक बैकग्राउंड वालों के लिए सजेशन मेरा ये है कि आप लोग नेम्ड रिएक्शन, रिएजेंट, रीअरेंजमेंट, स्टीरियो केमिस्ट्री और पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। ठीक, तो ये मेरी बुक लिस्ट थी, किस तरीके से मैंने इनको पढ़ा। तो इसमें भी आपको पढ़ने के लिए आप लोगों को पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं और उनसे रिलेटेड आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इन बुक से आप लोगों को प्रेफर करना है। अब बात आती है कि आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ ली फिर भी आपका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने कोचिंग सेंटर खुद का खोल लिया था और उसके बाद मैं एक कॉलेज में एज एन गेस्ट लेक्चरर अपॉइंट हुआ था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं थ्योरी पोर्शन तो मेरा स्ट्रॉन्ग होता गया, लेकिन जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, जो एक्चुअल में नेट में पूछा जाता है, वो मेरा वीक होता जा रहा था। क्योंकि शुरुआत में मैं जब देता था 2016 में भी दिया था तो मैं 5 से 6 नंबर से रह गया था। उसके बाद मैं धीरे धीरे अपना एकेडमिक में इतना इन्वॉल्व हो गया कि मैंने अपने थ्योरी पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करता गया, लेकिन जो न्यूमेरिकल एबिलिटी थी क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो मेरी डाउन होती गई। और एक समय ऐसा आ गया 2018 आते आते मैंने जब पेपर दिया उस टाइम पे तो मेरे मार्क्स जो एक्चुअल कट ऑफ से करीब 20 से 22 नंबर दूर रह गया था। तब मुझे लगने लगा कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए।
तो मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की थी तो सिर्फ 4.5 महीने की ही ज्वाइन की थी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बहुत लोग एस्पायरेंट ये पूछते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है तो क्या कोचिंग प्रेफर करनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कम से कम एक बार कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, या जो स्टडी मटेरियल है किसी कोचिंग का वो आप लोग सिस्टमेटिक, क्योंकि उसमें जो रहता है ना वो सिस्टमेटिक रहता है, आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाते हैं कि मुझे बस अब इतना ही पढ़ना है। तो फिर मैंने वो कोर्स लिया कोचिंग का, उसके ज्वाइन करा था, लेकिन मैं कुछ पोर्शन पढ़ने ही वहाँ पे जाता था जो मेरे वीक होते थे। बाकी मैंने जितना भी किया सेल्फ स्टडी से ही किया था, तो जितना भी किया वो सेल्फ स्टडी से किया। लेकिन जितने भी पोर्शन थे मैंने इस तरीके से पढ़े उनको कि मैंने अपना जितना भी था न्यूमेरिकल पोर्शन उसको मैंने स्ट्रॉन्ग बनाया, क्योंकि थ्योरी मुझे आती थी तो न्यूमेरिकल पोर्शन मैंने, अब वो न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे किए, तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे और उनसे रिलेटेड जितने भी थे वो मैं सॉल्व करता गया। तो अब बात आता है कि जॉब के साथ भी क्या नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जॉब के साथ अगर आप लोग नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल ले लेना है, क्योंकि उससे आप लोग फोकस्ड रहेंगे कि हमें इतना ही पढ़ना है। उसके बाद जो आपका वीकेंड होता है सैटरडे संडे, उसमें आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं। लेकिन मेरी जो पर्सनल सलाह ये है कि अगर आप जॉब में हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब में है और आपका जो एम है वो पीएचडी है, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, क्योंकि कई ऐसे मेरे साथ में पढ़ने वाले ऐसे भी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि यार मेरा इस जॉब में मन नहीं लग रहा, मैं सोच रहा हूँ कि नेट क्वालिफाई करके अपने पीएचडी कर लूँ और जहाँ भी मुझे अपना स्टेट यूनिवर्सिटी घर के पास मिल जाए वो ज़्यादा बेटर है। तो उनको भी मैंने ये सलाह दी हुई थी कि अगर आपको ये नहीं सही लग रहा है और आपको नेट करके पीएचडी करना है तो आप लोग 6 महीने का मेडिकल लगा दीजिए, और मेडिकल लगाने के बाद आप लोग कोचिंग ज्वाइन करके आराम से नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें किस तरीके से आपको करना है, अब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ कि तो आप लोगों को पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है, उस रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपने अगर नहीं पढ़ा हो सकता है वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए। तो आप लोग के क्या हुआ कि आपने लगभग 99% तो कवर किया, लेकिन 1% आपने छोड़ दिया, और वही 1% आपको उस एग्ज़ाम से दूर कर देता है। तो आपको ये नहीं करना है, आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है ना। अब आती है कि इसमें कुछ आपकी वीकनेस क्या रही कि क्यों क्वालिफाई नहीं हुआ। तो वीकनेस यही थी कि मैं अपना एकेडमिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग करता रहा और मैं ये सोचता था कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या हुआ, न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा नहीं हुआ था। अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने कितने टाइम अपना जो स्टडी कर रहे थे वो रिवाइज़ किया। तो रिवाइज़ क्या था कि जो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी वहाँ पे जो पढ़ाते थे वो मैं पढ़ लेता था, उसको आगे रिवाइज़ करता था, और जब जैसे टेस्ट होते थे तो टेस्ट से पहले भी मैं पढ़ता था, टेस्ट बहुत अच्छे से देता था, टेस्ट भी दिया। उसके बाद जब जून का एग्ज़ाम आया पास में, उससे 15 दिन पहले मैंने जितने भी टॉपिक पहले पढ़े हुए थे उनको ही पढ़ना स्टार्ट किया है। तो आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, वही सब रिवाइज़ करना है जैसे मैंने भी किया था। लेकिन ये है कि सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके से दे रहा हूँ कि उन्होंने जैसे पढ़ाया मैंने उसको आगे रिवाइज़ किया रूम पे, और उसके बाद जब टेस्ट हुआ टेस्ट को भी इस तरीके से मैंने दिया, उस सब्जेक्ट को इस तरीके से आपने पढ़ा कि मैं अपने आप को एंजॉय करता था कि एक्चुअल में ये मुझे सीखना है, ये मुझे नई चीज़ यहाँ पे मिली है, मुझे ये सीखना है। कभी कभी कोई कहता है मैंने 10 घंटे पढ़ाई की यार कुछ समझ नहीं आया, तो आपको वो क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी करनी है कि आप जितना पढ़ रहे हैं उसको एंजॉय करिए, उसको ग्रैप्स करिए, उसको नेचर के साथ रिलेट करिए कि अगर ऐसा है तो क्यों है। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए। तो क्या मेरा जो पैटर्न था, मैंने कोचिंग के बाद जो क्लास होती थी उसके बाद पढ़ा,
टेस्ट अच्छे से दिए और लास्ट 15 डेज़ जितने भी टॉपिक कवर हो सकते थे मैंने पिछले पढ़े हुए थे वो मैंने पढ़े हुए थे। उसके बाद आते हैं कि क्या कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए CSIR नेट एस्पायरेंट्स के लिए, और अगर आप लोगों को नेट का एग्ज़ाम देना है तो टेस्ट सीरीज़ आप लोग ज्वाइन ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है टेस्ट सीरीज़। इससे आपके जितने ज़्यादा आप लोग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ आप लोग को एग्ज़ाम में अगर कोई भी नया क्वेश्चन भी दिखता है, अब कहीं ना कहीं से उसको कोरिलेट करके उस क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद है कि क्या कोई बिना कोचिंग के भी बहुत अच्छी रैंक ला सकता है। तो कोचिंग के बिना भी बहुत अच्छी रैंक लाई जा सकती है, बस ज़रूरत है आपको अपने कॉन्फिडेंस की, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बना के रखना है, और आपको 1 से 2 घंटे रोज़ टच में रहना है कि जो आपने पढ़ा है उसकी जितनी भी प्रैक्टिस करनी है उसको प्रैक्टिस ज़रूर करिए। और जैसे आप नए टॉपिक पे जाते हैं तो पहले अगले दिन वो देखिए कि आपने पहले क्या पढ़ा हुआ था, उसको पहले रिवाइज़ करिए, तब जाके आगे वाले टॉपिक को आप पढ़िएगा। अब है बात कि लास्ट मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे अपनाएं। तो लास्ट मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने अभी तक पिछले 3 से 4 महीने में जो भी पढ़ा है उसको आप लास्ट के मंथ में रिवाइज़ करिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और सॉल्व करने के बाद जो टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन की है, टेस्ट सीरीज़ बेनिफिशियल टेस्ट सीरीज़ भी देखिए, क्योंकि उसमें आप देखते हैं कि आपका इंडिविजुअल जो कंपटीशन है वो दूसरे लोगों के साथ भी आपको पता चलता है कि आप किस जगह स्टैंड कर रहे हैं। तो और टेस्ट सीरीज़ इसलिए बेनिफिशियल है। तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को लास्ट मंथ में टेस्ट सीरीज़ देना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। जितने भी आपने टॉपिक पढ़े हुए हैं पहले से सिर्फ उन पर ही फोकस रहना है, क्योंकि आप जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाता है कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता जाता है। आप लोग ये कहते हैं कि अरे मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा है, तो इन सब पे फोकस मत करिए कि मेरे कौन कौन से टॉपिक छूट रहे हैं, क्योंकि मैंने भी जो अपना नेट क्वालिफाई JRF क्वालिफाई किया है, रैंक 51 है, उसमें मैंने बहुत ही सिलेक्टेड और स्मार्ट स्टडी की हुई थी। क्योंकि उसमें भी जो स्मार्ट स्टडी थी उसमें मैंने आपको जो शुरुआत में टॉपिक बताए, मैं फिज़िकल और इनऑर्गेनिक और कुछ पोर्शन ऑर्गेनिक के लेके गया हुआ था। मैंने सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हुई थी, सिर्फ जितना पोर्शन पढ़ा हुआ था उतने पर ही इतना उसकी प्रैक्टिस कर ली, इतना ज़्यादा उसका रिवीजन कर लिया कि उसमें मैंने देखा कि क्या मुझ में मैंने जो ये सब सॉल्व किया है उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आए हैं कि उसमें कोई कुछ कमी तो नहीं रह गई है। तो मैं एक टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगा लिए, फिर अपने आप को टेस्ट देने गया, फिर वहाँ पे कुछ नया क्वेश्चन मिला तो वहाँ से देखा कि हाँ ये मुझसे गलत हुआ है, तो उस क्वेश्चन को आगे फिर से रूम पे प्रैक्टिस किया। तो यही चीज़ देखनी है आपको, सिर्फ अपना एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ना है, उसमें इतना पकड़ बना लेनी है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए वो गलत नहीं होना है। सेम ऐसे ही जो शुरुआत में मैंने टॉपिक्स बताए हुए थे उनको आप लोग एक कागज़ पे लिखिए, एनालिसिस करिए और उनको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको सारा का सारा वो ये कहते हैं बल्क में स्टडी कर ले रहे हैं तो वो ज़्यादा होगा। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग बहुत ही नर्वस होते हैं और दूसरे लोगों की बातें भी सुनते हैं कि उसने ये कवर कर लिया है, मैंने ये पढ़ लिया है, ऐसे बोलते हैं बच्चे, तो आप लोग का कॉन्फिडेंस डाउन होता है। आपको कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, आपको ये देखना है कि आपने जो टॉपिक पढ़े हुए हैं वो स्मार्टली पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं। तो स्मार्ट स्टडी करनी है, ये नहीं कि बल्क में पढ़ लिया उसके बाद एग्ज़ाम देने गए, टेस्ट सीरीज़ देने गए तो सारी चीज़ें भूल गए। तो अब लास्ट हम लोग चलते हैं कि हम लोगों को पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में गए हैं तो पेपर किस तरीके से देखना है और किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन होता है वो होता है पार्ट सी, क्योंकि पार्ट सी से 100 नंबर के क्वेश्चन 100 नंबर का पूछा जाता है, और पार्ट बी से 70 मार्क्स का और पार्ट ए से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इस दौरान
देखना है कि आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है स्मार्टली अभी तक पढ़ते आए हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले फोकस करना है पार्ट सी पर। और पार्ट सी में भी आप लोगों को जो 60 क्वेश्चन है उनमें से बेस्ट 25 क्वेश्चन देखने हैं पहले। अब ये नहीं कि आप पार्ट सी पे आए हैं तो पहले क्वेश्चन से उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, ये गलत है। क्योंकि अगर सही से स्ट्रेटजी बनाई जाए तो आप लोग केवल पार्ट सी अटेम्प्ट करके ही नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, एलएस, क्योंकि 100 तक ही कट ऑफ एलएस का जाता है। तो आपको पहले बेस्ट 25 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, उसके बाद एक एक करके जो 1 से 2 मिनट में सॉल्व हो रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को, जो शुरुआत के क्वेश्चन जो आप लोगों को आ रहे हैं जो बेस्ट 25 में, उनमें से आपको 3 to 4 मिनट लेने हैं सॉल्व करने में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। सो 3 to 4 मिनट में आपको वो क्वेश्चन उसमें से देखना है कि आपको जल्दी जल्दी कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको सॉल्व करना है। उसके बाद मार्क लगा लीजिए जो आप 5 से 6 मिनट में सॉल्व करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी हो जाते हैं, तो उनको सॉल्व करना है। तो बेस्ट 25, क्योंकि अगर ये इनऑर्गेनिक और फिज़िकल लेके ही देखें तो इससे टोटल 20+20 यानी 40 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक और फिज़िकल से ही पूछे जा रहे हैं। तो अगर इनऑर्गेनिक और फिज़िकल भी आपने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया पूरी तरीके से, तो आप लोग नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों टॉपिक पढ़ के जाएं, तीनों केमिस्ट्री पढ़ के जाएं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। आपको पढ़ना है तो कोई 2 भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और क्योंकि 40 में से अगर ऐसे देखें कि 2 में से 40 क्वेश्चन और 40 में से आपको अटैम्प्ट करने हैं 25, यानी 15 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इनऑर्गेनिक और फिज़िकल से। ठीक, तो अगर ऑर्गेनिक ना भी पढ़ के जाएं तब भी आप लोग अपने बेस्ट 25 इनऑर्गेनिक फिजिकल से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उन 25 क्वेश्चन को करके और फिर आते हम लोग पार्ट बी में। तो पार्ट बी में भी इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें भी आप लोग इनऑर्गेनिक फिजिकल के क्वेश्चन देखिए। अगर इनऑर्गेनिक फिजिकल पढ़ के गए हैं और फिजिकल और अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ के गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। तो इस कंडीशन में अगर आप लोगों ने 23 क्वेश्चन भी पार्ट सी से अटेम्प्ट किए हैं, तो मान लो 3 से 4 गलत भी हो जाते हैं उसमें, तब भी आप कट ऑफ के पास जा सकते हैं, क्योंकि पार्ट बी और पार्ट ए बचा हुआ है। पार्ट बी में भी आप लोग बेस्ट 35 सेलेक्ट करिए, लेकिन आपको बेस्ट 35 सेलेक्ट नहीं करने, आपको बेस्ट 30 सेलेक्ट करने हैं। जो आप कोई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो देख के हम लोग लगा सकते हैं, 1 से 15 सेकंड में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो फिर पार्ट बी को देखना है पार्ट सी के बाद। फिर पार्ट ए के लिए आप लोगों को लास्ट का आधा घंटा देना है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए आराम से। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो उसको आप लोग 15 से 20 नंबर का आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो ओवरऑल स्ट्रेटजी पेपर की क्या रही? पार्ट सी पे सबसे पहले आपको फोकस करना है, बेस्ट 25 सेलेक्ट करने हैं। पार्ट बी में 35 अटैम्प्ट जो किए जाते हैं उनमें आपको बेस्ट 30 देखने हैं, और पार्ट ए में टोटल 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, उनमें से भी आपको बेस्ट देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया तो आराम से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। सो इन सब के डिस्कशन के बाद अब बहुत लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इस 16 में क्वालिफाई किए, 19 में जाके अब 19 में मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो मैं उस बात पे भी आऊँगा। तो आप लोगों का जब भी एमएससी हुआ है तो एमएससी के बाद आप लोग निरंतर नेट जेआरएफ के लिए अगर फोकस्ड हैं तो सिर्फ उस पर ही फोकस करिए। ये नहीं कि आप कोई अदर जॉब की तैयारी करने लगे, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप डेडिकेट होके नहीं कर रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आपको उसमें सफलता मिलती है, क्योंकि डेडिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। डेडिकेशन के साथ साथ जो पढ़ रहे हैं उसको रिकॉल करना, उसको रिवाइज़ करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक, तो एक्चुअली मैं जॉब में था इसीलिए मुझे इतना डिले हुआ,
लेकिन अगर मैंने वो सब नहीं किया होता है, जो मेरी मिस्टेक्स मैं मान सकता हूँ, लेकिन वो मिस्टेक नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस मुझे गेन हुआ कि एकेडमिक्स में भी किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो एक एक्सपीरियंस था। तो ये मैं अपना फेल्योर नहीं कहूँगा, इसको मैं एक्सपीरियंस कहूँगा। तो आज जब मैं यहाँ पे आइसर भोपाल में पीएचडी करने आया हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ अपना लैब वर्क भी करता हूँ और साथ में जो क्लासेस वगैरह भी होती हैं उनको भी बहुत कॉन्फिडेंटली करता हूँ। और एक अपने चारों तरफ का एक जो ऑरा होता है, किस तरीके से आसपास के लोगों को जो अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं मेरे साथ, तो उनको भी किस तरीके से हैंडल करना है, उनको किस तरीके से गैदर करना है, किस तरीके से मोटिवेट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि सफलता मिले या ना मिले, हम लोगों को अवसर ढूंढते रहना चाहिए, क्योंकि अवसर अगर आप लोग ढूंढेंगे उससे कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा और आगे वो एक्सपीरियंस काम आएगा। क्योंकि ऐसे कहा भी गया है, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। तो ये जो मुझे 3 साल का गैप था, उसमें कुछ मुझे अच्छे एक्सपीरियंस भी मिले, कुछ बैड एक्सपीरियंस भी मिले, उन सब से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। तो वो मेरी फेल्योर नहीं है, वो मेरा अनुभव है, उसमें मैं अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना पाया। तो धीरे धीरे अब उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनकी वो सोचते हैं इतने साल हो गए हैं, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब मत सोचिए, आप कुछ पार्ट टाइम करते रहिए, साथ में कोचिंग का स्टडी मटेरियल लेके तैयार करते रहिए। क्योंकि बहुत टफ़ होता है कभी कभी, जब आप एकेडमिक बहुत पहले हो चुका होता है और आपका नेट नहीं हो रहा है, तो डीमोटिवेट होते रहते हैं। क्योंकि ये लगता है कि मेरे साथ वाले यहाँ पहुँच गए हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुँच रहे हैं, मैं अभी यहीं हूँ। तो आपको ये नहीं, आप अवसर ढूंढते रहिए और कहीं कोचिंग में पढ़ाइए और साथ साथ अपनी भी तैयारी करते रहिए। क्योंकि अवसर हमेशा इंसान को कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है। तो एट लास्ट आप लोगों को हमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस रखना है और हार्ड वर्क करना है। क्योंकि एग्ज़ाम के जो लास्ट 15 to 20 डेज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। उन 15 to 20 डेज़ में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सही तरीके से टाइम मैनेज करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टेस्ट सीरीज़ देनी है और जितना भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिले, उतने क्वेश्चन सॉल्व करिए जो आपने अभी तक पिछले महीनों में पढ़ा है। तो इन सब के साथ बेस्ट ऑफ लक टू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द CSIR NET aspirants, and thanks for watching me on Delhi Knowledge Track.